हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं नेहा प्रयागराज से। आज जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं मिट्टियाँ, आज हम भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में बात करेंगे। कल का लेक्चर थोड़ा डाउन पहुंचा था क्योंकि मैंने रीज़न भी बता दिया था कि मैं बहुत ज़्यादा तैयार नहीं कर पाई थी, क्योंकि चीज़ें पढ़ाने के लिए पहले स्वयं पढ़ना पड़ता है, उसके अंदर घुसना पड़ता है, कैसे कैसे क्या बताना है, कैसे समझाना है। तो इस वजह से थोड़ा सा बहुत अच्छा लेक्चर नहीं जा पाया था, इसलिए मैंने कहीं शेयर भी नहीं किया कि क्या शेयर करें। तो जैसे आज बात करेंगे हम लोग मिट्टियों के विषय में। तो सबसे पहले हम ऐसे मोटा मोटा जान लेते हैं कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार, जैसे आप बोर्ड में देख रहे हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में लगभग 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। परंतु जो 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं उनमें से कुछ ही मिट्टियाँ ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ मिट्टियाँ बहुत रेयर केस में बस उनको जान लेना ही, बस जान लीजिए उनको कि हाँ, ये भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों में ये मिट्टियाँ आती हैं। तो जैसा कि भारत में बताया गया कि 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, तो सबसे बड़ी भारत की जलोढ़ मिट्टी, मैंने कल, ऐसा नहीं था कि कल का लेक्चर एकदम लो था, लेकिन जो बातें मैंने बताई थी लगभग वो सही थी, बस लेक्चर थोड़ा सा सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो जैसे भारत की सबसे बड़ी जो मिट्टी है या सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर जो ज़्यादा एरिया घेरे हुए वो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की मिट्टी है, उसको मैं अभी डिटेल से आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद काली मिट्टी आपकी आती है, फिर उसके बाद लाल मिट्टी आती है, फिर उसके बाद लैटेराइट मिट्टी आती है। ये 4 प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं, ये सिर्फ 4 प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं, ये 4 प्रकार की ये मिट्टियाँ हैं जो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो 4 प्रकार की बची हुई मिट्टियाँ हैं वो इम्पॉर्टेंट है, पर इतना नहीं है जितना ये 4 प्रकार। तो जितना फोकस आप इन पर दे लेंगे तो इन्हीं से लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है, आप इससे तब तक कमेंट करेंगे, हम लास्ट तक इसको बता देंगे ये कहाँ पर स्थित है, लेकिन तब तक आप सोचिए तो थोड़ा सा याद भी हो जाती है ऐसे में चीज़ें। फिर इसके बाद आता है कि आपकी पर्वतीय मिट्टी कौन सी है, दलदली मिट्टी आपकी कौन सी है, मरुस्थली मिट्टी कौन सी होगी, लवड़ी मिट्टी कौन सी होगी। तो इनके विषय में मैं बात करूंगी, पर इनके विषय में मैं विस्तार या डिटेल से बात करूंगी। तो इनके विषय में जानने से पहले आप मिट्टी के विषय में कुछ जान लीजिएगा कि मिट्टी किसे कहेंगे, और मिट्टी का अध्ययन करने के लिए किस विज्ञान का प्रयोग किया जाता है, उसके विषय में जान लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने कल बताया था आपको, फिर भी आप एक बार फिर से परिभाषा जान लीजिएगा कि मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है। जो मृदा है, जो मिट्टी है, कुछ लोग मृदा में जैसे कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि जब मैं भी छोटी थी तो मैं भी ये सोचा करती थी कि मृदा क्या है, मिट्टी तो जान रहे हैं लेकिन मृदा नहीं समझ पाते थे। जो अपना सही का ये मेरी सही की कहानी है, कोई बनावा नहीं है कि बना के बताए। तो मुझे नहीं पता था कि मैं जब छोटी थी, जैसे भैया लोग पढ़ते थे तो बोलते थे आज मैंने मृदा पढ़ी है, तो ये वो, तो मुझे नहीं पता था। जब कभी वो कह देते थे मिट्टी तुम्हें तैयार हो गई क्या, ये, तब हम बोलते थे हाँ मिट्टी तो मुझे तैयार हो गई है। तो मुझे पता चला थोड़े दिन बाद कि मिट्टी को ही मृदा कहा जाता है। तो मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है। अपनी जो मिट्टी है, तो ये भूमि की जो ऊपरी वाली परत है जिसे हम मिट्टी कह रहे हैं, वो दानेदार होती है। आप कभी मिट्टी ऐसे उठा कर देखिए, उसमें दाने दाने पाए जाते हैं। जिसका निर्माण मूल चट्टान, जैसे मैंने कल आपको एक चित्र बना के बताया था कि यहाँ से ऐसे ऐसे सबसे बड़े, सबसे घने, फिर उनसे दूर हुए, थोड़ा सा दूर हुए, फिर उनसे और दूर हुए, फिर एकदम दूर दूर मोटे मोटे कण बन गए। ये क्या था, तो मूल चट्टान थी। तो ये मूल चट्टान हो गई, जिसका निर्माण मूल चट्टानों के विखंडित होने, उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेती है। जैसे आप देख रहे हैं, कोई भी चीज जो प्राकृतिक है वो इतनी आसानी से नहीं बन जाती है। कोई भी, आप जैसे भूकंप आ रहा है तो आज से भूकंप नहीं आ रहा है, भूकंप लाखों वर्ष पहले से आ रहा है। ये नई बात नहीं कि अरे आज भूकंप आ गया है, कि मानव की प्रक्रिया ऐसी है कि ये सारी जो प्रक्रियाएं होती है, जैसे मृदा का बनना, कि मिट्टी कैसे बनी, तो इससे जैसे सड़ने गलने वाले को ह्यूमस के भी कह सकते हैं, जीवाश्म भी कह सकते हैं। तो ये सारे वर्ड मैंने कल प्रयोग किए थे, पर आज कुछ नई परिभाषा और कि आपको समझ में, ये सरल परिभाषा सबसे आसान है ताकि आप इसे समझ सकेंगे कि सड़ने गलने से क्या बनता है, ह्यूमस बनता है। जब आपके जीव पेड़ पौधे मरते हैं और फिर वो जैसे आप जमीन पर गाड़ दें, या जमीन कहीं कहीं जंगल में, जमीन पे तो गाड़ने का मौका मिला, लोग जंगल जाते ही मर गए, पेड़ कट गए, पत्तियां गिर गई, तो क्या होते हैं, धीरे धीरे वहाँ पानी पहुंचा तो वो सड़ते गलते रहते हैं और उसी से क्या बनता है, ह्यूमस बनता है। फिर इसके बाद नीचे लिखा है आपका
इतनी बात आपको जानना है और याद भी करना है। मतलब मृदा क्या होती है ये तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आप ये जान लेंगे कि मृदा कैसे कैसे बनी, कि मूल चट्टान के निर्माण के विखंडित होने, उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों तक प्रक्रिया के बाद मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके बाद मृदा का रूप लेती है, निर्माण हुआ है। फिर इसके बाद आता है कि इसका अध्ययन किसके, मतलब मृदा का अध्ययन किस विज्ञान या किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ये आता है मृदा विज्ञान आप कह सकते हैं, या इसे इंग्लिश में ही ज़्यादातर ये टर्म यूज़ किए जाते हैं, या इस प्रकार के टर्म अक्सर इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, पेडोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, पेडोलॉजी। तो आप कुछ लोग कहेंगे कि इसे याद कैसे किया जाए कि पेडोलॉजी, तो जब आप पेडोलॉजी लिखते हैं तो पहले ही पेड़ आ जाता है। क्या आ जाता है, पेड़। तो आप इस पेड़ से, जहाँ पेड़ सड़ते गलते हैं या जहाँ वनस्पति होगी वहीं मिट्टी होगी, तो आप पेड़ से याद रखेंगे पेडोलॉजी से क्या होता है, मृदा का अध्ययन किया जाता है। अब ये आप मोटी मोटी बात जान लिए हैं, तो सबसे पहले हम मिट्टी शुरू करते हैं। आज आपकी सारी मिट्टियाँ एक ही लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, तो मिट्टी शुरू करते हैं। सबसे पहले काली मिट्टी। वैसे मैंने आपको मिट्टी से पहले बता देती हूँ, एक और रीजन है, उसको आप जान लेंगे। चलिए इतनी मिट्टी लिखी रहने देते हैं ताकि कुछ न कुछ बोर्ड पर लिखा रहे। जैसे भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टियाँ होंगी, तो ये 4 मिट्टियाँ होंगी। ठीक है, तो ये 4 मिट्टियाँ होंगी। भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्व की कमी होती है। जैसे इन सब में लगभग 3 तत्व की कमी होगी। वो कौन का, इन्हीं में नहीं, बाकी भी जो 8 4 आपकी थी, पर्वतीय, मरुस्थलीय, दलदली, लवणी, उनमें भी इन सब कमी पाई जाएगी। वो 3 तत्व कौन से आपके होंगे, तो पहले आप लिख लीजिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। तो इनकी क्या पाई जाएगी, इनकी यहाँ पर कमी पाई जाएगी। कमी क्यों पाई जाएगी, क्योंकि ये मतलब जल, ये सब कहीं ना कहीं से आई हैं, कहीं ना कहीं से इनका निर्माण हुआ है। तो ये नाइट्रोजन अगर होगा तो इन डायरेक्ट आपको नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, फास्फोरस होगा तो डायरेक्ट आपको फास्फोरस नहीं मिलता है, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है ना, इतने तत्वों की आप ये चीज़ें याद रखेंगे। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर पूछे जाते हैं कि काली मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है, किस तत्व की कमी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन बताएंगे आप। तो अभी आपको मैं डिटेल में आगे बता दे रही हूँ। और भी तो जैसे आप पहले लिख लीजिएगा कि ह्यूमस किसे कहेंगे। जैसे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ह्यूमस, तो मैंने बताया जैसे सड़ने गलने से, जीव जंतु पेड़ पौधों के सड़ने गलने से जो भी फिर बाद में बचता है, जब सड़ गल जाता है जो भी अंश बचते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ठीक है ना, उसे आप ह्यूमस बोलेंगे। तो अब आइए बात करते हैं आपकी काली मिट्टी की। काली मिट्टी की बात करें या तो फिर आपकी पहले हम जलोढ़ मिट्टी ही बताते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा आप जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को मैंने कल बता दिया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं बता दूंगी ताकि आप जो कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी परंतु वो छूट गई थी यहाँ पर, तो उनको मैं डिटेल पे थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल बता देती हूँ आपको। तो काली मिट्टी, इसे दोमट मिट्टी, इसे क्या कहेंगे, अब इधर ही ऐसे पॉइंट बनाकर आप लिख लीजिए। इसे क्या कहते हैं, दोमट मिट्टी कहते हैं। दोमट सॉइल क्या कहेंगे, दोमट मिट्टी इसे कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, कछारी मिट्टी कहते हैं। कछारी मिट्टी अक्सर पेपर में तो यही शब्द यूज करके, ये टर्म यूज करके पूछा जाता है कि कछारी मिट्टी किसे कहते हैं, कछारी मिट्टी भारत में कितनी पाई जाती है। ठीक है, क्या पूछा जाता है, कछारी मिट्टी कितने प्रतिशत भारत में पाई जाती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी वही है, तो जलोढ़ मिट्टी लगभग भारत में 40% पाई जाती है। सबसे ज़्यादा भारत में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है आपकी। ठीक है, ऐसे आप मोटा मोटा याद रखेंगे, क्योंकि ये जो 4 मिट्टियाँ हैं, इन 4 में ही सबसे ज़्यादा भारत में यही 4 मिट्टियाँ पाई जाती हैं आपकी। तो जलोढ़ मिट्टी आपकी, इसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं, कछारी मिट्टी भी कहते हैं, और ये लगभग 40% आपकी पाई जाती है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्रों पर जो जलोढ़ मिट्टी है, तो ये जैसे हिमालय है, मान लीजिएगा ऐसे आपका ये हिमालय है, यहाँ से नदियाँ निकली और कहाँ आई, मैदानी क्षेत्रों में। जब प्रयोग मतलब मैदानी क्षेत्रों में वो आई तो क्या लाई, वहाँ से अवसाद लाई, अवसाद लेकर आई, तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी। तो जैसे आप जलोढ़ का संधि विच्छेद करेंगे तो जल धन ओढ़, क्या होगा, जल धन ओढ़। तो ये जो अवसाद है, ये सब जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। परंतु ये जो नदियों से आए, क्या अवसाद आए, तो ये मैदानी क्षेत्रों में इनको क्या किए, इनको उड़ा दिए। जितने भी अवसाद थे इनसे मैदानी क्षेत्रों को उड़ा दिए। इसका अर्थ ही होता है जल
धन ओढ़ मतलब जल को इसने ढक दिया और इसे क्या बना दिया, मिट्टी बना दिया। आप जलोढ़ मिट्टी जैसे गूगल पे सर्च करेंगे देखेंगे तो आपको दिखेगी बहुत अच्छी मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ पर लगभग सबसे ज़्यादा तो ये धान के लिए जानी जाती है, परंतु यहाँ पर लगभग सभी चीज़ें थोड़ा थोड़ा हो जाती है, आपका धान गेहूँ, इसीलिए सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है आपकी, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी और सबसे बड़ी मिट्टी है, ठीक है। और इसके विषय में जान लेते हैं, इसके विषय में और क्या जानना है आपको कि क्षेत्र कौन कौन सा है। तो इसमें उत्तरी भारत का, जो उत्तर भारत का मैदान है वहाँ पर ये मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है, क्योंकि मैदान में ही क्या आई, गंगा आई बहकर उत्तरी मैदान में। मान लीजिए ये भारत है, ये भारत है तो कहाँ, ये उत्तरी मैदान में। यहाँ पर जब गंगा ऐसे ऐसे आई, गंगा का मैदान, यमुना का मैदान, तो ये यहाँ पर अपने अवसाद छोड़ी तो क्या होगा, यहाँ पर मैदान बना और इसी मैदान पे सबसे ज़्यादा उपज होती है। उपजाऊ मिट्टी यहीं पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसमें प्रचुरता सबसे, अब यही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसमें प्रचुरता किसकी पाई जाती है, तो चूना तथा पोटेशियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्रचुरता इसमें क्या होती है, चूना तथा पोटेशियम, चूना तथा पोटेशियम इसमें पाया जाता है। और कमी किसकी पाई जाएगी, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाएगी। तो कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस क्या पाई जाएगी, इनकी कमी पाई जाएगी। प्रचुरता किसकी होगी, चूना और पोटेशियम की प्रचुरता होगी, मतलब ये दोनों चीज़ें ज़्यादा पाई जाएंगी और नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाएगी। तो ये बात हो गई आपकी जलोढ़ मिट्टी की। इसमें धान, मैंने बताया कि ये धान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है, धान की खेती इसमें बहुत ज़्यादा होती है। बाकी तो इसमें गेहूँ, मक्का, चना, बाजरा, गेहूँ और बाकी सब कुछ, कपास भी होता है थोड़ा थोड़ा इसमें, ठीक है। तो जैसे इसके प्रश्न बने तो आप लोग कैसे बताएंगे, मेन इसका यही है कि इसमें प्रश्न बनेंगे, तो मैं आपको इसलिए प्रश्न लेकर आई हूँ, तो प्रश्न बताती हूँ आपके कैसे बनेंगे। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा क्या होगी आपकी, जलोढ़ होगी, जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा गया गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो क्या कहलाती है, जैसे मैंने बताया ये जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की है, पहले आप इसे जान लीजिए। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की है, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की है, एक बांगर है और एक खादर है आपकी, क्या है, खादर है। तो जो बांगर होगी वो क्या होगी, पुरानी मिट्टी हो गई, पुरानी मिट्टी, और जो खादर है वो क्या हो गई, नई मिट्टी। तो इनका निर्माण कैसे हुआ, जैसे मैंने बताया कि ये क्या हुआ, गंगा, जब गंगा मतलब नदियाँ आई, गंगा यमुना जो भी आई नदियाँ, यहाँ पर जब आई, पानी लाई, पानी, नदियों का पानी आया, फिर उनके साथ अवसाद आए, तो कहीं पर इनका बाढ़, मतलब कहीं कहीं पर बाढ़ के कारण पानी हर साल पहुँचता है। जैसे प्रयागराज में हर साल इतने समय बाढ़ आ जाती है कि लोग देखने जाते हैं कि हनुमान जी का मंदिर, जो संगम हनुमान जी का लेटे हुए मंदिर है, लेटे हुए भगवान जी हैं, तो वहाँ पर लोग देखने जाते हैं कि कितना डूब गए, कितना बचे, क्योंकि बाढ़ आती है। बाढ़ किस कारण आ जाती है, कब बारिश के कारण भी हो सकते हैं, और कभी कभी यहाँ पर नेपाल जो देश है उसका भी पानी भारत की तरफ छोड़ दिया जाता है। जब वहाँ का पानी अधिक हो जाता है तो कहाँ छोड़ दिया जाता है, भारत की तरफ। तो ये जो पुरानी मिट्टी है बांगर, तो यहाँ पर नदियों का पानी, मतलब बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, तो इसीलिए इसे पुरानी मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन जो खादर है यहाँ पर नई मिट्टी है, इसे नई मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उपजाऊ भी है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर हर साल बाढ़ का पानी, बारिश का पानी, हर प्रकार का पानी यहाँ पहुँच जाता है। इसीलिए जब समय समय पर आपके पास कोई चीज़ उपलब्ध करा दी जाती है तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा हरे भरे रहेंगे, तो यहाँ पर पानी पहुँचता रहता है, तो ये नई बनी रहती है। और यहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता है, ना बाढ़ का पानी, ना ऐसे कभी कभी नदियों का पानी, नदियाँ भी सूख गई तो वहाँ का पानी भी नहीं पहुँच पाता है, तो क्या होता है, ये पुरानी मिट्टी कहलाती है, ठीक है। इतनी बात आपको बस जलोढ़ मिट्टी में जाननी थी। जलोढ़ मिट्टी के कुछ और प्रश्न हैं, जैसे आप सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं ये प्रश्न लेकर आई हूँ ताकि आप कुछ जाने की जलोढ़ मिट्टी में और क्या क्या है, ठीक है। तो जैसे और प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, तो बलुई दोमट, इसकी जो बलुई दोमट मिट्टी है उसमें जल क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन ये दोमट मिट्टी ही है या कछारी मिट्टी है। तो जो जैसे आप बालू जैसे आप कहीं गंगा किनारे या कहीं गए, उसमें हाथ में बालू लीजिएगा और ऊपर से पानी डालिए, तब पता चलेगा कि वो बालू पानी नहीं सोखती है। क्या करती है, बालू पानी आपके हाथ से नीचे गिर जाएगा। और वहीं आप दूसरी मिट्टी को ले लेंगे और पानी डालेंगे, कि आप मिट्टी को हाथ में लेकर पानी डालेंगे तो मिट्टी कुछ पानी
मतलब अवशेष कुछ छोड़ देगी और कुछ अवशेषित कर लेती है, मतलब सोख लेती है, ठीक है ना। इसके आगे का प्रश्न है इसमें कि लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। तो लोम मिट्टी मतलब कौन सी होगी, जैसे उसमें चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, सारी मिट्टियां मिली रहती हैं। जैसे इसमें ऑप्शन दिया है चिकना कण, बालू कण, पार्श्व कण, तो सभी प्रकार के कण लोम मिट्टी या दोमट मिट्टी में मिले होते हैं, ठीक है। तो अब आइए बात करते हैं आगे, कौन सी मिट्टी की बात करेंगे आगे, काली मिट्टी की बात करते हैं हम आगे। क्या करेंगे, काली मिट्टी की बात। तो काली मिट्टी पहले आप मोटा मोटा समझेंगे, फिर उसके बाद में हम बताते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ पहले ये जानेंगे, क्योंकि ये काली मिट्टी है तो इसका निर्माण कैसे हुआ सबसे पहले ये आप जानेंगे। तो काली मिट्टी का निर्माण जो है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ। क्या हुआ, जो बेसाल्ट चट्टाने हैं, ऐसे आप लिख लीजिएगा, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ, ठीक है। काली मिट्टी का मतलब काली मिट्टी कैसे बनी, तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने, जो आपकी ये मूल चट्टान थी तो इनके टूटने फूटने से हुआ। तो अब ये बेसाल्ट चट्टानी कैसे टूटी फूटी, क्योंकि ये लावा निर्मित मिट्टियां हैं, ठीक है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी कहा जाता है। अब आप इसको ऐसे लिखेंगे, काली मिट्टी को क्या क्या कहा जाता है, तो रेगुर मिट्टी, रेगुर सॉइल, कपासी मिट्टी या कपासी मिट्टी, कपासी सॉइल या लावा मिट्टी, लावा सॉइल। तो ऐसे आप जानेंगे। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसे रेगुर कहा जाता है, तो काली मिट्टी। कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसे कपासी मिट्टी कहा जाता है, तो काली मिट्टी। कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसे लावा मिट्टी कहा जाता है, तो काली मिट्टी। सारे प्रश्न के उत्तर क्या होंगे, काली मिट्टी होंगे, ठीक है। तो आप इसे जान लीजिएगा। इसका एक और नाम है, इसका काला रंग किस कारण से होता है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो गया है, टिटेनी फेरस के कारण, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। ये बात आप लिख लीजिएगा कहीं पर, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। किसके कारण इसका रंग काला होता है, तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है। तो यह आप जैसे इसे और किस नाम से, ब्लैक मैग्नेटाइट, ब्लैक मैग्नेटाइट के नाम से भी कह सकते हैं। तो आप कहेंगे टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट याद कैसे किया जाए, तो आपका जो चुंबक होता है वो कैसा होता है, काला होता है। चुंबक कैसा होता है, तो काला होता है। तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट ऐसे करके याद करेंगे, चुंबक जो होता है वो काला होता है। तो मैग्नेटाइट तो जैसे ऑप्शन आएंगे तो आप फिर लगा लेंगे कि टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग कैसा होता है, काला होता है, ठीक है ना। इसका ज्यादा क्षेत्र कहाँ पाया जाए, क्योंकि ये किससे, लावा मिट्टी है, तो कैसे, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इसका निर्माण हुआ। और ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है, मैंने इसके विषय में एक लेक्चर पूरा डाल रखा है, बहुत अच्छे से आप सबको बताए थे मैथ के थ्रू कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ पर हुए थे, तो महाराष्ट्र के एरिया पे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इधर कर्नाटक, इधर वाले एरिया पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। मैंने इसके विषय में बताया था। तो ये जो लावा मिट्टी बोली जाती है, तो जब लावा निकलता है, मैग्मा लावा, तो जब लावा निकला तो वो क्या हुआ, जम गया। लावा क्या हुआ, जम गया, और जम जाने के कारण वहाँ कौन सी मिट्टी का प्रयोग बन गई, तो काली मिट्टी बन गई। जब लावा जमेगा तो वो कैसा हुआ, काला हुआ। फिर उसको तोड़ा फोड़ा, मतलब कुछ घिसा, कुछ हुआ, तो वहाँ क्या बनी, काली मिट्टी वहाँ पर उपज हुई। तो सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में, क्योंकि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही जो आपका दक्कन ट्रैम्प है वहीं पर काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र में ही कपासी मिट्टी पाई जाएगी, महाराष्ट्र में रेगुर मिट्टी पाई जाएगी, और उसके बाद मध्य प्रदेश में। ये दो क्षेत्र आपको मतलब ज्यादा याद करने हैं कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ये पाई जाती है। और मतलब प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब आप ये तो जान ही रहे हैं कि ये प्रायद्वीपीय भारत है, अब इतना तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कौन सा भारत है। तो ये कौन सा भारत है, तो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। यहाँ कपास की खेती की जाती है, ठीक। इतनी बात आप मोटी मोटी काली मिट्टी के विषय में जान लीजिएगा। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को जुते हुए खेत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है,
तो जुते हुए खेत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। और जब जल ये सोख लेती है और फिर उसके बाद जब इसमें धूप पड़ती है, ताप पड़ता है, तो इसमें क्या हो जाती है, मोटी मोटी दरारें हो जाती हैं। जैसे आप गूगल पे डालेंगे काली मिट्टी इमेज दिखाइए तो आपको मतलब जुते हुए खेत जैसे महसूस होगा कि वो जुते हुए खेत हैं, पर वो जुते हुए खेत नहीं होते। उसमें क्या होता है, ये जल सोखने, जो जल होता है तो ये जल सोखने की क्षमता इनकी बहुत अधिक हो, जल सोख लेती हैं। फिर जब धूप या ताप इन पर पड़ता है तो क्या करती हैं, ये बड़ी बड़ी दरारें छोड़ देती हैं। जब दूर से आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि इसमें ये जुते हुए खेत हुए हैं, जुते हुए खेत जैसे ये आकृति इनकी बन जाती है, जैसे लगेगा कि बहुत अच्छे से ये खेत जोते गए हैं, पर ऐसा नहीं होता है, वो दरारें उनकी पड़ जाती हैं। ठीक है ना, दरारें पड़ जाती हैं जिस कारण इसे जुते हुए खेत महसूस होते हैं। ठीक है, अब इसके आप कुछ प्रश्न देख लीजिएगा। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो आप अब बहुत आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं कि रेगुर मिट्टी, इसमें जैसे ऑप्शन दिया गया है कि रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न है, रेगुर किसका नाम है? तो आप बिल्कुल अब उत्तर बता सकते हैं कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, कपासी मिट्टी कहा जाता है, लावा मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो आप बिल्कुल, मैंने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रेगुर मिट्टी, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कपास भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि देश की निम्नलिखित मिट्टियों में किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? मतलब क्योंकि ये कैसी दिखती है, जुती हुई दिखती है ना, तो ये स्वतः जुती हुई दिखती है, मतलब स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? कपास की काली मिट्टी। इसे कपास की मिट्टी भी सिर्फ कहते हैं क्योंकि इसमें कपास बहुत ज्यादा उपज मतलब उपजाया जाता है, तो इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपकी काली मिट्टी है। लावा मिट्टियां पाई जाती हैं तो मालवा पठार में या आपके महाराष्ट्र में भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर जैसे महाराष्ट्र नहीं दिया हुआ है तो आपका क्या होगा, मालवा पठार होगा। तो मालवा पठार जैसे यहाँ पर ऐसे जब जाएंगे तो यहाँ पर महाराष्ट्र या दक्कन ट्रम्प है, फिर यहाँ पर मालवा का पठार, फिर यहाँ छोटा नागपुर का पठार, फिर यहीं पर ऐसे मेघालय, यहाँ से छोटा नागपुर से कट कर क्या बन जाता है, यहाँ पर मेघालय का पठार है। ठीक है, ये सारी बातें मैं पहले के लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। आप अगर पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई लावा का पठार, मालवा का पठार। अगला प्रश्न है कि मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। जैसे मैंने बताया कि क्योंकि मालवा का पठार एकदम यही है, मध्य प्रदेश के पास ही पाया जाता है इधर एरिया में, तो कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी पाई जाएगी। आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी पाई जाएगी। अगला देखते हैं, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? तो राजमहल पहाड़ी प्रदेश में पाई जाती है। अब राजमहल पहाड़ी कहाँ पाई जाएगी? तो इस जगह राजमहल पहाड़ी पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सा पठार है? तो यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, उसी के पास आपकी राजमहल की पहाड़ी भी है, तो वहीं पर क्या पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये प्रश्न अब आप अपने दिमाग से लगा सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप इन्हें डिटेल में थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाएंगे। जैसे आप कोई भी चीज़ सोच रहे हैं कि यार प्रायद्वीपीय भारत में क्या पढ़ाया गया, सिर्फ काली मिट्टी के विषय में बताया गया, बाकी या तो उत्तरी भारत में होंगी या पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट में पाई जाएंगी। सबसे ज़्यादा ये प्रायद्वीपीय भारत या बीच वाले पोर्शन में ही पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आपकी कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी के विषय में जान लेते हैं। सबसे पहले क्या जानेंगे लाल मिट्टी की? ये लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के उन राज्यों में या उन स्थानों पर पाई जाती है जहां पर कम वर्षा होती। कहां पर पाई जाती है? जहां पर, लिख लीजिएगा, प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में जहां पर वर्षा कम होती, का मतलब वर्षा कम वाले क्षेत्र में पाई जाती, कम वर्षा वाले क्षेत्र में, कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। इसका लाल रंग किस कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। बस ये पॉइंट इसमें याद करना है, ऑक्साइड के कारण होता है, ये पॉइंट आपको याद करना है, क्योंकि ये प्रश्न एक बार नहीं कई बार पूछा गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे प्रश्न मतलब अंदर से निकाल कर पूछे जाते हैं कि लाल मिट्टी का, जो लाल मिट्टी उसका लाल रंग किस कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। फिर उसके बाद कहा जाता है इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता पाई जाती है। जहां पर फेरिक ऑक्साइड होगा तो वहां पर क्या पाया जाएगा? तो लोहा तो पाया ही जाएगा। लोहा और सिलिका की अधिकता होगी, सिलिका की, ये निशान आपका क्या बताता है? अधिक। ठीक है, अधिकता होगी, क्या होगी? लोहा और सिलिका की यहाँ पर लाल मिट्टी में अधिकता होगी। और इसमें क्या कहा गया है? यह मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के, मतलब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इधर के राज्यों में पाई जाती है। पर मुख्यतः ये लाल मिट्टी जो है आपके तमिलनाडु
और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर? मुख्यतः, बाकी ये कई राज्यों में थोड़ा थोड़ा पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर पाई जाती है। ये पॉइंट आपको याद करना है। फिर इसके बाद ये मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त, जो बाजरा आपका होता है, तो ये मिट्टी बाजरे की खेती है, बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। क्या होती है? बाजरे की खेती के लिए ये मिट्टी उपयुक्त होती है। कौन सी? लाल मिट्टी। आपकी लाल मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इतने पॉइंट आप देख लीजिएगा। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है, यानी कि जलयोजित हो जाती है, तो इसका रंग पीला दिखाई देता है। जो लाल मिट्टी है, जैसे ये मान लीजिएगा कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी। ये कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी है। तो जब ये लाल मिट्टी जल को अवशोषित कर लेती है अपनी तरफ, मतलब इसमें जैसे जल आप डाल देंगे, जल डाल दिए लाल मिट्टी में, तो ये जो लाल मिट्टी है तो कैसी दिखाई देगी? ये पीली दिखाई देने लगेगी। कैसी दिखाई देगी आपकी? ये पीली दिखाई देने लगी। इसका रंग पीला हो जाएगा तुरंत। आप जैसे लाल मिट्टी बाहर मिलती है, जैसे आप लाल मिट्टी लाएंगे, उसमें जल डाल देंगे तो हल्का पीला, मतलब आपको लगेगा कि ये पीले कलर की तरफ अब जा रही। एकदम पीला नहीं हो जाता कि आप सोचे एकदम येलो हो जाएगी उस तरह में, लेकिन हल्के पीले रंग में आ जाती है। बस लाल मिट्टी के विषय में इतना ही आपको जानना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो लाल मिट्टी के प्रश्न जैसे आप देख लेंगे, 1 मिनट समय देंगे। लाल मिट्टी के प्रश्न आप जैसे देखेंगे, तो लाल मिट्टी के प्रश्न सबसे बड़ा यही बनता है कि इसका जो लाल रंग है ये किसके कारण आता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी में सबसे अधिक क्या पाया जाएगा? तो लोहा पाया जाएगा। लाल मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? सिल्का के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिल्का और लोहा का इसमें प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं लैटेराइट मिट्टी की। क्या बात करेंगे? लैटेराइट मिट्टी की। लैटेराइट मिट्टी की, लैटेराइट, इसकी बात करते हैं। तो लैटेराइट सॉइल जो है, ये मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, या अधिक, जहां पर अधिक वर्षा और अधिक गर्मी होगी। कहां पर होगी लैटेराइट मिट्टी? जहां पर अधिक वर्षा और अधिक गर्मी होती है, वहां पर क्या पाई जाती है? तो आप ऐसे लिख लीजिए, अधिक वर्षा और अधिक, ये अधिक वर्षा हो गई, और क्या लिखेंगे? अधिक गर्मी। ऐसे क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में क्या पाई? तो अधिक वर्षा आपकी कहां पर हो? अधिक वर्षा और अधिक गर्मी पड़े, इसे मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। ये मतलब ये टर्म याद थोड़ा सा हो सके तो दिमाग में रख लेना, क्योंकि अब इस तरह के टर्म्स पूछे जाने लगे हैं कि मखरली मिट्टी, मतलब कह देते कि मखरली क्या है, तो अब आप जब पढ़े ही नहीं मखरली क्या है तो कैसे बताएंगे कि ये लाल लैटेराइट मिट्टी है या मिट्टी है, ठीक है ना। तो मखरली मिट्टी भी इसे कहा जाता है। इसका लाल, जो इसका भी रंग क्या होता है? लाल होता है। तो इसे एक मतलब लाल रंग होने का कारण क्या है, इसे बताते हैं। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। लौह ऑक्साइड की मात्रा जब आ गई तो इसमें क्या होगा? इसका लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम आता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा क्या होती है? अधिक, मतलब प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है ना। इसी कारण इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है। जब लौह ऑक्साइड आ गया तो जाहिर सी बात है मिट्टी लाल होगी। जैसे लोहा में जंग लग जाता है तो लोहा थोड़ा थोड़ा सा लाल दिखने लगता है, तो इसीलिए लौह ऑक्साइड यहाँ पर अगर आ गया, एल्युमिनियम आ गया, तो इस मिट्टी का रंग भी क्या होगा? लाल होगा, ठीक है ना। इस मिट्टी में कई प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलती है। मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। तो आप इसे लिख सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। केरल लिख दीजिए, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में है। लैटेराइट जो मिट्टी है इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? केरल में है। बस इतना याद रखिए, केरल एक राज्य जहाँ पर अधिक वर्षा और अधिक गर्मी। तो केरल एक मतलब केरल के आसपास के, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर क्या होती है, जो ये तटीय राज्य हैं, तो यहाँ पर अधिक वर्षा भी होती है और अधिक गर्मी, क्योंकि यहाँ उमस बहुत ज़्यादा, क्योंकि इधर महासागर है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है आपका, क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, नीचे क्या है आपका? हिंद महासागर है, ठीक है ना। तो ये सब मतलब जल तो देते हैं, बारिश बहुत ज़्यादा होती है आपकी,
लेकिन यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जैसे मानसून आपका 15 जून या 5 जून 15 जून से आना स्टार्ट हो जाता है। जब केरल से मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो यहाँ पर बारिश तो होती है, लेकिन जैसे जैसे जब ऊपर बढ़ता जाता है तो नीचे क्या होती जाती है, उमस बढ़ती जाती है, ठीक है ना, क्योंकि बारिश हो गई। फिर आगे जब बारिश, तो यहाँ क्या, यहाँ उमस बढ़ने लगी। तो ऐसे स्थान पे कौन सी मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी होती है, ठीक है ना। लेटेराइट मिट्टी में ज़्यादातर चाय, काफ़ी, काजू की खेती की जाती है। चाय काफ़ी आपकी मतलब चाय, काफ़ी, काजू की खेती किस में की जाती है, लेटेराइट मिट्टी में। आप चाहे ये पॉइंट लिख लीजिएगा, चाय, काफ़ी, चाय, काफ़ी, काजू, चाय, काफ़ी, काजू की खेती की जाती है, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी में क्या किया जाता है, चाय, काफ़ी, काजू की खेती की जाती है। लेटेराइट से ईंट भी बनाया जाता है। जो लेटेराइट आपकी मिट्टी है, इससे ईंट का निर्माण भी किया जाता है। तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि इसमें लास्ट में भी ईंट है, और लेटेराइट से ईंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सी लेटेराइट मिट्टी, जो आपके घरों, सबके लगभग घर पक्के ही अब आजकल होते हैं, ईंटों के बने होते हैं। तो जो ईंट आपके घरों में लगी है, तो वो लेटेराइट मिट्टी से लगी है। अब आप सोचिए कि चूना लगा है, जो पत्थर लगा है, तो वो किसका किसका है, तो वो आप सोचिए। अब आगे बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी के प्रश्न के विषय में। तो लेटेराइट मिट्टी के बारे में आप जान लीजिएगा। इसमें लेटेराइट मिट्टी मिलती है, कहाँ पर मिलती है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बताया कि जब आपका केरल आ गया, कर्नाटक आ गया, यहाँ पर उड़ीसा आया, और तो यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं, ये तो क्या लगाएंगे आप, महाराष्ट्र लगाएंगे। फिर लेटेराइट मिट्टियों का प्राध्याय क्या है, तो मालाबार तटीय प्रदेश, क्योंकि मालाबार से क्या होती है, ये केरल में है, तो मालाबार तट में ही ये लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। आपकी जलोढ़ मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी हो गई, लेटेराइट मिट्टी हो गई। इसके प्रश्न भी हो गए आपके। आगे देखते हैं आपका लवड़ी मिट्टी, ठीक है। आपका क्या है, लवड़ी मिट्टी। बस आज ये मिट्टी जल्दी से, मुश्किल से 5 मिनट की क्लास है, लवड़ी मिट्टी के विषय में जान लेते हैं। बल्कि हम तो ये कह रहे हैं, बस आप सुन लीजिएगा लवड़ी मिट्टी क्या होती है, और मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लवड़ी मिट्टी किसे कहेंगे। तो जैसे आपको मैं बताऊं कि जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है, लवड़ी से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर नमक होगा वहीं पर लवड़ी मिट्टी होगी। तो जहाँ पर नमक की मात्रा बढ़ जाएगी, वहाँ पर क्या होगा, लवड़ी मिट्टी आपकी होगी। फिर भी आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा कि लवड़ी मिट्टी कहाँ पर होगा, जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है, जहाँ पर क्षार, अभी मिट्टी क्षारीय अम्लीय मैं थोड़ा सा बताऊंगी। तो जहाँ पर क्षारीय मिट्टी मतलब जहाँ पर नमक की मात्रा अधिक हो जाती है, वहाँ पर क्या होती है, लवड़ी मिट्टी। लवड़ी मिट्टी को रेह, कल्लर, ऊसर, रेह जानते हैं ना। जैसे गांव में जब आज से मतलब 20 से 25 साल पहले रेहू एक आती थी, तो जहाँ पर कुछ नहीं उगता था, मतलब जैसे खेतों के आसपास कुछ ऊंचे ऊंचे टीले रहते थे, तो वहाँ से लोग रेहू लाते थे कपड़े धुलने के लिए, बर्तन धुलने के लिए। तो बहुत ही अच्छे मतलब कपड़े साफ होते थे रेहू से। तो इसे क्या क्या कहा जाता है, रेह कहा जाता है, कल्लर कहा जाता है, ऊसर कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आपकी लवड़ी मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है ना। नमक की मात्रा, इस भारत में इस मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, तो गुजरात के कच्छ के रण में पाई जाती है। गुजरात के कच्छ के रण में पाई जाती है। तो कच्छ का रण कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो गुजरात के कच्छ के रण में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लवड़ी मिट्टी आपकी पाई जाती है, ठीक है। इतनी बात बस आपको लवड़ी मिट्टी के विषय में जानना है। उसके आगे मैं देखती हूँ पर्वतीय मिट्टी के बारे में। तो पर्वतीय मिट्टी कौन सी होगी, जो पर्वतों में पाई जाएगी। जैसे आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा, पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो जैसे आप इसे जानेंगे, इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है, वहाँ इसी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जैसे मैंने बताया, नाम से ही पता चल रहा है पर्वतीय मिट्टी। तो जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है, तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएंगी, पर्वतीय मिट्टी पाई जाएंगी आपकी, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। जैसे आपकी हिमालय की रेखा यहाँ से शुरू होती है, जम्मू से, मतलब ऊपर से आती है, और कहाँ तक जाती है, इधर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए अराकान, यूमा वगैरह, ये म्यांमार के बगल यहाँ तक आती है, नीचे तक श्रृंखला, ठीक है, किसकी, हिमालय की। तो यहाँ पर क्या पाई जाएंगी, पर्वतीय मिट्टी पाई जाएंगी। तो पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय ढालों पर जो होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में क्या होगा, तो सेब होंगे। इसमें क्या होते हैं, सेब, नाशपाती आपकी क्या होती है, इसमें कौन कौन से फल पाए जाएंगे, सेब पाएंगे, नाशपाती पाई जाएगी। चाय की भी खेती इसमें की जाती है, चाय की खेती। जैसे आप कश्मीरी सेब के विषय में सुने होंगे कि कश्मीरी सेब है, बड़ा महंगा भी सेब मिलता है, ये वाला कश्मीरी सेब बड़ा महंगा सेब मिलता है भाई कश्मीरी सेब। तो कश्मीरी सेब कहाँ पाया जाएगा, कहाँ पर उगता है, तो ये आपके पर्वतीय मिट्टी पर कश्मीरी सेब पाया जाता है, कश्मीरी सेब पाया जाता है, सेब नहीं।
कश्मीरी सेब पाया जाता है कहाँ पर? पर्वतीय मिट्टियों पर। अब आगे बात करते हैं आपकी दो मिट्टी और बची हैं आपकी, मरुस्थलीय मिट्टी और दलदली मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पर पाई जाएगी? मरुस्थलीय मिट्टी, तो जैसे जो लोग जैसे लिख रहे होंगे तो वो लोग जो लोग लिख रहे हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, वहाँ पर सब कुछ भेज दिया जाएगा, पीडीएफ वगैरह। अभी तो नहीं भेजा जा रहा, लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उसमें तब उसमें पीडीएफ डाली जाएंगी। अभी केवल आपकी लेक्चर उस ग्रुप में जाती है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लोग जुड़े भी नहीं हैं। तो अगर जैसे आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए भी तो आप कॉन्टेक्ट मतलब व्हाट्सअप नंबर है, अब आप सिर्फ इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ मिल जाया करेगी, या आप मैसेज करेंगे तो उस पर पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो आप इस पर मतलब मैसेज कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है। इसी के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप इससे नहीं जुड़ते हैं तो आप अगर यूपीएससी ज्ञानदायिनी, यूपीएससी ज्ञानदायिनी आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा यूपीएससी ज्ञानदायिनी, आप उस पर जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको चीज़ें भेजी जाएंगी। अभी तो नहीं भेजी जाती, लेकिन आने वाले समय में 2 4 8 10 दिन में सारा कुछ अरेंज किया जा रहा है आप लोगों के लिए कि कैसे कैसे पीडीएफ बनाई जाए और उसे टेलीग्राम पर भेजी जाए। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी की, तो मरुस्थलीय मिट्टी जो है इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी पाई जाती है। जो इस प्रकार की मिट्टी होगी उसमें क्या पाया जाएगा? कमी पाई जाएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा ही है मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर मतलब जल की मात्रा बहुत कम हो वहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं, मतलब मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी। इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा में है। इसमें बहुत ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन नहीं किए जा सकते हैं। जैसे आप सोचे कि गेहूं, धान ये उत्पादन किए जा सके तो ये मरुस्थलीय मिट्टी में संभव नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मोटे अनाज जरूर, बाजरा, आपका बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, सरसों हो गया, ये यहाँ पर उत्पादन किए जाते हैं। यहाँ पर किस? मरुस्थलीय मिट्टी में। जैसे आप हरियाणा वगैरह में जाएंगे, पंजाब जाएंगे, हरियाणा पंजाब, तो वहाँ पर आपको बाजरे की रोटी आज भी खाने को मिलती है, सरसों का साग और बाजरे की रोटी, उसका आनंद ही कुछ और होता है। ठीक है, तो ये कौन सी मिट्टी होगी? आपकी मरुस्थलीय मिट्टी। लास्ट एक मिट्टी आपकी बचती है, वो क्या है? दलदली मिट्टी। तो उसे जान लेते हैं, फिर ये मिट्टी का लेक्चर आज आपका समाप्त हो जाएगा। तो कौन सी मिट्टी है? दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी, तो ये कहाँ पर पाई जाएगी आपकी? जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है कि दलदली मिट्टी कहाँ पर? दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा, वनस्पतियों के सड़ने गलने से होता है। जैसे बहुत अधिक वर्षा हुई, फिर वहाँ पर पेड़ पौधे गिरे, उनके सड़ने गलने से क्या होगा? दलदली मिट्टी का निर्माण हुआ। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा, जो ह्यूमस आपका होगा वो अधिक पाया जाएगा। ह्यूमस की मात्रा प्रचुरता से भी अधिक होता है, मतलब बहुत अधिक होता है, क्योंकि ह्यूमस भी इसी प्रकार बनता है। किस प्रकार? जीव जंतुओं के गलने दबने से ही ह्यूमस बनता है। तो यहाँ पर क्या हो? दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों पर देखने को मिलता है। क्या? दलदली मिट्टी केरल, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों पर देखने को आपको मिलता है। यहाँ पर क्या होता है? ह्यूमस बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है ना, इतनी बात हो गई आपकी, क्या आपकी 8 मिट्टियों के विषय में बात हो गई है। तो कौन कौन सी मिट्टी होती है आपकी? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, लवणी मिट्टी। आपकी ये 8 मिट्टियां मैंने आज पढ़ाई, और 8 की 8 मिट्टियां आपके जुबान पर ये होनी चाहिए। इससे ज़्यादा जितना मैंने बताया, इससे ज़्यादा पेपर में पूछा नहीं जाता है। बाई चांस पूछ लिया जाए कि मतलब अब आप ये ना कहते हैं कि अरे आप बोली थी लेकिन इससे बाहर पूछा गया। लेकिन अगर आप इतना पढ़ने के बाद आप पेपर सॉल्व करेंगे, पुराने पेपर, तो आपके प्रश्न फंस जाएंगे यहीं से। इसके आगे आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं आती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं कि अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी किसे, मतलब अम्लीय मिट्टी, अम्लीय, और इसे इधर लिख लीजिए क्षारीय। एक सेकंड देखें, वीडियो सही चल रही है। अम्लीय और क्षारीय मिट्टी है ना, तो इन्हें क्या करना है? अम्लीय और क्षारीय मिट्टी मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए भूमि कृषि होती है। भूमि का पीएच मान कितना होता है? कृषि के लिए भूमि का जो मान होगा, पीएच मान कितना होगा? तो वो क्या होगा? 6 से 7 के बीच में होगा। क्या होगा? 6 से 7 के बीच में होता है। ठीक है, अब इसका एक आप डायग्राम बना लीजिएगा ऐसे करके, और बीच में क्या लिख लीजिए? 7 लिख लीजिएगा, 7। ठीक है, तो इधर से क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
ठीक है। तो इधर वाले जितने भी होंगे, इधर वाले जितने भी होंगे वो क्या होंगे, अम्लीय होंगे। जो 7 से कम होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और जो 7 से ज़्यादा होंगे वो क्या होंगे, क्षारीय होंगे। इसीलिए जो मृदा होती है ना तो वो अम्लीय होती है ना तो क्षारीय होती है। मतलब वो जैसे कृषि के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, तो वो 6 और 7 के बीच में चाहिए, 7 से अधिक भी नहीं चाहिए और 6 से कम भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये कैसी मिट्टी है, ये कृषि के लिए मिट्टी होती है। तो अम्लीय मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जैसे मिट्टी अम्लीय है, अब ये अम्लीय मिट्टी है तो इसमें इसको कम करने के लिए कि जो आपका अम्लीय मिट्टी है ये कम हो जाए, तो इसमें क्या करेंगे, चूने का प्रयोग करेंगे। चूने को मिला देंगे तो इसकी अम्लीयता चली जाएगी मिलाने पर। जैसे आप अम्लीय मिट्टी है तो अगर उसमें आप चूना मिला देंगे तो उसकी अम्लीयता चली जाएगी और वो कृषि के लिए कृषि उपयोगी मिट्टी बन जाएगी। अगर वो क्षारीय मिट्टी है, अब तो क्षारीय मिट्टी में भी कृषि नहीं की जा सकती है, सीधी सी बात है। तो इसमें क्या मिला देंगे, इस मिट्टी में जिप्सम मिला देंगे। इस मिट्टी में क्या मिला देंगे, जिप्सम मिला देंगे। तो ये मिट्टी कैसी बन जाएगी, कृषि योग्य मिट्टी बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये मिट्टियाँ याद करना। कल का जो मैंने बताया था वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। मैंने आपसे बताया था कि मतलब खुशी कुछ इतनी हो जाती है इंसानों को, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच का मैच था भाई। तो अब अम्लीय क्षारीय आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। जिनका मान कृषि के योग्य खेती कैसी हो, मतलब मिट्टी कैसी हो, तो 6 से 7 के, जिनका मान पीएच मान कितना हो, 6 से 7 के बीच में हो। और जो अगर वो अम्लीय मिट्टी है कि मतलब वो 7 से नीचे का उसमें पीएच मान है तो वो अम्लीय मिट्टी होगी। तो उसमें अगर चूने का आप प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगी, वो कृषि योग्य मिट्टी हो जाएगी। अगर वो क्षारीय मिट्टी है तो उसमें आप क्या करेंगे, जिप्सम का प्रयोग करेंगे। अगर उस मिट्टी में आप जिप्सम मिला देंगे तो क्या होगा, वो कृषि योग्य मिट्टी बन जाएगी। अब इसमें से कुछ प्रश्न आपसे मैं पूछ लेती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस 5 मिनट का लेक्चर नहीं है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है। तो मैंने आपसे कहा था कि पहले आप लिख लीजिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, तो आप लिख लीजिए इसे, नई दिल्ली में। मैंने आपसे कहा था मैं लास्ट में इसे बताऊंगी, क्योंकि मैं जब ये प्रश्न ऐसा रखी थी तो मुझे पता था कि ये प्रश्न आएगा ही। और इनके अनुसार मिट्टी भारत में कितनी प्रकार की, 8 प्रकार की, ठीक है, 8 प्रकार की मिट्टी है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होगी। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो आपकी कौन सी मिट्टी होगी, जलोढ़ मिट्टी होगी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो किस प्रकार की मिट्टी का 40% तो आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। क्या पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है आपकी। आगे बात करते हैं नवीन मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो नवीन जो जलोढ़ मिट्टी होगी, मिट्टी कितनी प्रकार की मैंने बताई, 2 प्रकार की, एक बांगर और एक खादर। तो जो खादर होगी वो नवीन मिट्टी होगी आपकी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बांगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बांगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें शायद इतने ही प्रश्न थे, 1 सेकंड और देख लेते हैं। पुरानी क्षेत्रफल के आधार पर भारत की कुल मिट्टियों को सही क्रम पर लगाएं। तो क्षेत्रफल के आधार पर आप मिट्टियों को सही क्रम पर लगाएं तो क्या होगा, क्षेत्रफल के अनुसार। तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो पहले कौन सी आएगी, जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लैटेराइट मिट्टी आएगी आपकी, ठीक है। अगला देखते हैं, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है तो काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है, तो कौन सी मिट्टी हुई है, काली मिट्टी हुई है आपकी, ठीक है। तो ये कुछ आपके प्रश्न थे जो यहीं पर समाप्त होते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक, मतलब ये आपकी मिट्टियां हैं। अगर आप इतना तैयार कर लिए मिट्टियों में तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। हाँ, फिर वो 100% की मैं बात बिल्कुल नहीं करती हूँ, लेकिन 80% यहीं से पूछा जाएगा। 20% आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। आपकी मिट्टी आपको तैयार भी हो जाएंगी। आप 1 से 2 बार ये लेक्चर देख लेंगे तो सारी बातें आपकी क्लियर भी हो जाएंगी, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में आपसे, कुछ नया लेक्चर लेकर और कुछ ट्रिक के साथ, ताकि आपको बस याद कराना हो जाए, आपका सारा सिलेबस तैयार होता चला जाए। और ज्योग्राफी की बस 2-3 क्लास और ही होंगी। ज्योग्राफी को मैं 2-3 दिन में बस दाइंड कर दूंगी, ताकि आगे कुछ नया सब्जेक्ट उठाया जाए, आपका तैयार किया जाए। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आगे कौन सा सब्जेक्ट उठाया जाए, ताकि 2-3 दिन में ये समाप्त भी हो जाएगी।
2-3 दिन में, अब क्योंकि थोड़ा लंबे लंबे लेक्चर मैं लूँगी ताकि जल्दी से ये समाप्त हो जाए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट और जय हिंद, जय भारत।